हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि फ्यूचर पॉइंट पे। तो हमने सामान्य जो अध्ययन की जो सीरीज़ शुरू करी थी उसमें आज हमारा दूसरा वीडियो रहेगा। इसका जो पहला वीडियो जो अपलोड किया था वो हमारे सामान्य ज्ञान अध्ययन करके एक प्लेलिस्ट बनी है चैनल पे, आपको वहाँ पे मिल जाएगा, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा वीडियो है, इसमें हम 50 सवाल देखेंगे। तो बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? तो अनुच्छेद 15, 16 और 19, यानी इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, यानी 15, 16 और 19 ये सब अधिकार क्या है? भारतीयों को प्राप्त अधिकार है। निम्न कथन पर विचार करें। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष होता है। राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना आवश्यक है। राज्यसभा स्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पदमुक्त होते हैं। उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन गलत है, पूछ रहा है। ठीक है, तो कौन सा कथन गलत है ये बताना है। तो राज्यसभा के कार्य का ये ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया, 35 वर्ष होता है गलत हो गया, और यानी उपरोक्त सभी ये दिखाया, तो उपरोक्त सभी सारे क्या हैं? ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। तीसरा, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो इसका आंसर हो गया, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी 14 दिन तक क्या है, किसी धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा रोका जा सकता है। ठीक है, अगर इस पर 14 दिनों से अधिक हो जाता है तो क्या होता है? अपने आप पास माना जाता है। चौथा, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह, तो कंडीशन है। ठीक है, भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो, या लगातार 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। ठीक है, तो इसमें क्या है, कौन सा कथन सही है वो चुनना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो गया, भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया गया हो और लगातार 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में क्या है, अधिवक्ता रहा हो, ये क्या हो गया, हमारा ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, जो न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्ति होने का पात्र होगा उसकी ये कंडीशन है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो गया, सही हो गया। तो केवल ए। वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन में दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? ठीक है, जो वित्तीय आपातकाल उद्घोषणा होती है तो उसके टाइम पे जो दोनों सदनों का द्वारा किया जाता है वो कितने माह के भीतर होना चाहिए वो पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी 2 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही। अगला देखते हैं। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब पारित किया गया? ठीक है, तो अविश्वास प्रस्ताव हमारा 1963 में पारित किया गया था। किसके विरुद्ध? केंद्र सरकार के विरुद्ध। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उद्बंध है? ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए जो हमारे अनुच्छेद में उद्बंध हैं वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 37 में। अगला देखते हैं। चेलिया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर हो गया 1991। ठीक है, 1991 में क्या किया गया था? चेलिया समिति का गठन किया गया था। निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूरी क्रांति का जो संबंध है वो कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है। ठीक है, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है उसे क्या है? तो वह धन जो आसानी से आता है विदेश से और आसानी से चला जाता है उसे कहते हैं हॉट मनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही आंसर। अगला देखते हैं। गन्ने का जो उचित और पारिश्रमिक मूल्य है, ठीक है, FRP अनुमोदित करता है। तो गन्ने का जो उचित और पारिश्रमिक मूल्य कौन क्या करता है? अनुमोदित करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति ये क्या करती है? इसका मूल्य तय करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बता देखते हैं। असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? सरकारी पदों का त्याग, विदेशी माल का बहिष्कार, अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार, और सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। तो इसका आंसर हो गया कौन सा शामिल नहीं है पूछा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ये शामिल नहीं है कि इसमें सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी नहीं थी असहयोग आंदोलन में। दांडी मार्च
की समाप्ति किस तिथि को की गई थी? तो डांडी मार्च की जो समाप्ति की गई थी 6 अप्रैल 1930 को समाप्ति किया है, ठीक है। और इसकी जो समाप्ति 6 अप्रैल 1930 को की गई थी। तो कमेंट करके बताइए कि डांडी मार्च जो यात्रा थी वो कब शुरू की गई थी। अगला देखते हैं, गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं को कालक्रम में बताना है। तो गांधी जी के जीवन काल से जुड़ी हुई घटनाएं हैं, उनको कालक्रम में बताना है, ठीक है। पहला है चोरा चोरी घटना, दूसरा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तीसरा है पूना समझौता और चौथा है भारत छोड़ो आंदोलन। तो इनको कालक्रम के अनुसार कौन सा गलत है वो बताना है। तो 14 का जो हो गया ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942, ये गलत है, ठीक है। बाकी चोरा चोरी घटना जो हुई थी 5 अप्रैल 1922 को हुई थी, ये सही है। और जो दूसरा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये 7 सितंबर 1931 को हुआ था, ठीक है। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 को हुआ था, ठीक है, 1930 को हुआ था पहला गोलमेज सम्मेलन 1930। और दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में हुआ था, ठीक है, 1931। और जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 1932 को तीसरा हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं, पुनः समझौता हुआ था 1932 को, ठीक है, यानी 24 सितंबर 1932 को। और ये पूना जो समझौता हुआ था ये हुआ था यरौदा जेल में, ठीक है, पूना की यरौदा जेल में हुआ था पूना समझौता। और इसमें जो महात्मा गांधी के जो बदले जो सिग्नेचर किए थे मदन मोहन मालवीय ने किए थे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये डीप आप जब डीप स्टडी करेंगे तो तभी आप इन सवालों के आंसर दे पाएंगे कि जब मदन मोहन मालवीय ने गांधी जी की जगह पे हस्ताक्षर किए थे, ठीक है, इस पे पूना समझौता पे। आगे देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था, ये पूछता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है, यानी 21 अक्टूबर 1943 को। अगला देखते हैं, सती प्रथा का उन्मूलन किया है। तो सती प्रथा का उन्मूलन किया गया है, तो ये किया गया है 1829 के नियम से, 1829 के नियम 17 के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा सही। बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड एल्गिन प्रथम को, ठीक है, लॉर्ड एल्गिन प्रथम को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? तो ऑप्शन नंबर सी, पाल, राजकूट और प्रतिहार ये राजवंश शामिल थे, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी, पल्लव राजवंश इसमें शामिल नहीं था जब क्या था, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं, इनमें शवों के सिर किस दिशा में किए गए हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो उत्तर दिशा में क्या किया गया है, इसमें शवों के सिरों को जब दफनाया है तो शवों के सिर उत्तर दिशा में रखे गए हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगला देखते हैं, किस बौद्ध संस्कृति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था? तो इसका जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा, ठीक है, यानी चौथी जो बौद्ध संस्कृति हुई थी उसमें क्या हुआ था, बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में क्या हो गया था, विभाजन हो गया था, ठीक है। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। तो महावीर स्वामी को देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी, रिजुपालिका नदी के किनारे क्या हुई थी, कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। आगे देखते हैं, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में कौन थे? जो आजीवक संप्रदाय थे उनके जो संस्थापक देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी, मखली पुत्र थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, मखली पुत्र। किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, शाहजहाँ के जो शासनकाल को दिखाया है तो स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। मुगल काल में मुहत्तसिफ कौन था, ठीक है, मुगल काल में? तो इसका तो आंसर हो जाएगा आचरण अधिकारी को क्या कहा जाता था मुगल काल में, मुहत्तसिफ। दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित था? जो दीवाने अर्ज देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी, यानी सैन्य विभाग से संबंधित था। कौन सा? दीवाने अर्ज। बसावन व दशावंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो
बसावन और दशावंत ये देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी, अकबर के क्या थे, दरबारी चित्रकार थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? परमाणु विद्युत गृह दिया है और राज्य दिया गया है, कौन सा कहाँ किस स्थान पे सम्मिलित नहीं है ये बताना है। ठीक है, इसमें से 3 सही होंगे और एक गलत है, उस गलत को छांटना है हमने। तो नरोरा, नरोरा देखा है तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, नरोरा उत्तर प्रदेश, ये बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। और जो है तारापुर, तारापुर महाराष्ट्र में, बिल्कुल सही है। काकरा पारा, ये देखा है तो काकरा जो पारा है वो गुजरात में, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो गया ये गलत हो गया। ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखते हैं। 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य गुजरती है? जो 38वीं समांतर रेखा है ना, वो हमारे किन दो देशों के मध्य गुजरती है? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया से गुजरती है हमारी 38वीं समांतर रेखा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है, पूछ रहे हैं। तो आपको ये लग रहा होगा ये साइंस के सवाल है, तो ये साइंस के सवाल नहीं है। ठीक है, सामान्य अध्ययन की बात कर रहा हूँ। तो ये नॉर्मल जो हमारे डेली यूज में जो साइंस यूज होती है उसको सामान्य अध्ययन कहते हैं। ये सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं कह सकते कि ये साइंस का सवाल पूछा गया है। ये एक सामान्य अध्ययन यानी हमारे जो जीवन के जो क्रियाकलाप हैं उसमें सम्मिलित सवाल हैं। तो 29वां देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? तो हमारा एक अच्छे ईंधन का गुण हमने कौन कौन से हैं वो पता होना चाहिए। ईंधन का ऊष्मामान उच्च होना चाहिए। ठीक है, ये सही हो गया। जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अविष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत हो गया। जलने पे हमें कम से कम अवशिष्ट और हानिकारक गैसों का जो उत्सर्जन हो ऐसा ईंधन यूज करना चाहिए। ठीक है, ईंधन अच्छे ईंधन का गुण है वो। ईंधन का प्रज्वलन ताप न तो कम ना ही ज़्यादा होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। इसमें से सभी ये ऑप्शन हमारा जो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी जो हो गया, जलने पर ज़्यादा अवशिष्टों और हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए, ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो 1 को 2 से मिलाना है, जैसे सूची दी है। ठीक है, इसमें 60 नाम है। तो विटामिन B7 है, विटामिन B12 है, विटामिन ई और विटामिन के। तो इसका देखते हैं। विटामिन B7 ये बालों का झड़ने से संबंधित है। ठीक है, विटामिन B12 ये प्रणाशी और रक्तता से होना है। विटामिन ई, तो विटामिन ई संबंधित है भाजपन उत्पन्न होना। ठीक है, विटामिन के है रक्त के थक्का जमने से में क्या है, विटामिन ए का योगदान रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। ठीक है, अगला देखते हैं। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। तो हम तारों की जो मध्य दूरी निकालते हैं उसकी इकाई क्या है, गैलेक्टिकल इकाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, गैलेक्टिकल इकाई। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना महिलाओं में बहुत कम होता है? तो पुरुषों की तुलना जो महिलाओं में सबसे कम होता है वो होता है वर्णावरता, ऑप्शन नंबर बी, वर्णांधता। ठीक है, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है। यह निम्नलिखित में किसका वहन करता है? जो हीमोग्लोबिन है ना, ये लाल रक्त के कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन वगैरह है, तो यह किसका वहन करता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का वहन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। किस पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है? यानी एक किसी पदार्थ की अवस्था से दूसरी अवस्था में जब बिना तापमान में हम परिवर्तन करते हैं तो उसके लिए क्या आवश्यक है ये पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यानी गुप्त ऊष्मा आवश्यक है उसके लिए। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, किसी पदार्थ की अवस्था को दूसरी अवस्था में बिना तापमान बदलाव के लाने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से कोशिका अंगों में से किसकी जो देखा है तो न्यूक्लिक अम्ल, कौन से कोशिका अम्ल ऐसा है जिसमें क्या है, न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो ये है हमारा जीव द्रव्य। जीव द्रव्य में हमें क्या पाया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है। ठीक है, जंतुओं के यकृत व गुर्दे ये हमारे विटामिन ए का स्रोत नहीं है। मछली का तेल, पालक और आम जो है विटामिन ए का स्रोत हैं। निम्नलिखित में से
क्या करना है, एक सूची को दूसरी सूची में क्या करना है, मिलान करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं। प्रतिरोध, प्रतिरोध जो है वो है ओम, ठीक है। इसका हो जाएगा ओम, प्रतिरोध का हो जाएगा ओम। और विद्युत प्रवाह, विद्युत प्रवाह ये एम्पियर हो जाएगा इसका, ठीक है। और बल, बल का हो जाएगा न्यूटन। पावर, पावर का हो जाएगा वाट। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो धातुओं में जो सबसे कम घनत्व वाला तत्व है ना, वो है हमारा लिथियम। तो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ठीक है। तो पहला हो गया हाइड्रोजन, दूसरा हो गया हीलियम He, दूसरा हो गया लिथियम, तीसरा हो गया, ठीक है। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 3 हो गया। आगे देखते हैं। प्राकृतिक रबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये पूछ रहा है। तो यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इनमें लोग लोचदार गुण होते हैं, ये हो गया हमारा सही आंसर। अगला देखते हैं, यह कृत्रिम बहुलक है, गलत हो गया ये, क्योंकि ये प्राकृतिक बहुलक है, ठीक है। तो इसमें से एक छांटना था, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए हो गया, यह प्राकृतिक बहुलक है रबर और इसमें लोचदार गुण होते हैं, बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। किसी तत्व का रासायनिक गुण उनके दिखाए निम्न में से किस कौन दिखाए तो कौन तय करता है, ये बताना है। तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ये देखना है किसी तत्व का देखें तो जो रासायनिक गुण है वो किस पे निर्भर करते हैं। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे क्या करता है, ये निर्भर करता है, ठीक है, कि उसके रासायनिक गुण क्या होंगे। देव प्रयाग किन दो नदियों के संगम पर है? तो ये उत्तराखंड का सवाल बन गया हमारा। तो देव प्रयाग देखा जाए तो ये किन दो नदियों के संगम पर है? तो ये है हमारा भागीरथी और अलकनंदा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया, भागीरथी और अलकनंदा। अलकनंदा और मंदाकिनी पे रुद्रप्रयाग है, ठीक है। गंगा और अलकनंदा का संगम नहीं होता, गंगा ये भागीरथी और अलकनंदा का संबंध संगम होकर गंगा बनती है। और अलकनंदा और मंदाकिनी बता चुका हूँ मैं, ये रुद्रप्रयाग में भी मिलती है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है वहाँ से क्या है, गंगा, सॉरी कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको। ये है मित्र पर गमछा जार, ठीक है, मित्र पर गमछा जार। जो मित्र यानी पर गमछा, मित्र से, ती से त्रिपुरा, पौ से पश्चिम बंगाल, रौ से राजस्थान, गौ से गुजरात। इस टाइप से जो जो राज्यों के पहले पहले अक्षर हैं उनको लेते हुए हम ये ट्रिक बनाएंगे, ठीक है। मित्र पर गमछा झार। तो 6 3 6 2 8 1 9, शायद 9 राज्यों से ये दिखाया तो करके देखा गुजरती है, ठीक है। आप देख लेना, मित्र पर गमछा झार करके ट्रिक है इसकी। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता जो पाई जाती है, पहले एक एग्जाम में बना हुआ सवाल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, इसमें यहाँ पे क्या है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगला कहते हैं निम्नलिखित सम्मिलित कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये देखना हमने। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में, ठीक है, ये बिल्कुल सही हो गया हमारा। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान ये गलत हो गया, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, या यहाँ नहीं, सॉरी, ये रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गुजरात में नहीं है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक में, बिल्कुल सही है बांदीपुर। और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा, इंपॉर्टेंट है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से शीत महासागरीय जलधारा कहाँ, शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? तो जो शीत महासागरीय जलधारा नहीं है तो वो ऑप्शन नंबर डी, अगुलहास, ये शीत महासागरीय जलधारा नहीं है। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, कावेरी को कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है। प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? जो रिंग ऑफ फायर जाना जाता है वो जाना जाता है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ज्वालामुखी हेतु जाना जाता है रिंग ऑफ फायर। सॉरी सॉरी, इसमें क्या है कि प्रशांत
दो ऑप्शन छांटने हमने, ठीक है। रिंग ऑफ फायर किस किस के लिए यूज होता है वो बताना है। तो इसमें हमारे दो ऑप्शन हो जाएंगे। रिंग ऑफ फायर जो यूज होता है वो होता है हमारा ए और बी दोनों के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया, भूकंप और ज्वालामुखी दोनों के लिए क्या होता है, रिंग ऑफ फायर यूज होता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो तकला मकान, जो तकला मकान है वो चीन में है, सही है। थार, थार भारत में है, ठीक है। आटाकामा, और जो आटाकामा है ये चिली में है, ठीक है। गिब्सन, गिब्सन अफ्रीका में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सम्मिलित नहीं है। आगे देखते हैं, प्रतिरोधात्मकता, प्रतिरोधात्मक या जो घर्षणात्मक है ना बेरोजगारी है, जो प्रतिरोधात्मक और घर्षणात्मक बेरोजगारी है वो कौन सी है, इसमें से क्या करना है हमने, उसके गुण देखने हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका, व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया में के दौरान जब हम कोई रोजगार या किसी जॉब से स्विच करते हैं ना, तो दूसरी जॉब ज्वाइन करने तक उस बीच का जो गैप होता है, जो टाइम पीरियड होता है, उसको हम जो कहते हैं प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक कहते हैं, ठीक है। यानी व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक या व्यक्ति कुछ समय के लिए क्या होता है, जब हम बेरोजगार होते हैं ना, जब से हमारा एक जॉब हम कर रहे हैं उसको छोड़ के जब हम कुछ टाइम गैप लेके दूसरी जॉब पकड़ते हैं, तो उस जो पहली जॉब छोड़ने और दूसरी जो जॉब पकड़ने के बीच का जो टाइम पीरियड है उसको कहते हैं हम क्या, घर्षणात्मक या प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी। आगे देखते हैं, और इसमें बेरोजगार व्यक्ति वही कहलाता है, ठीक है। बेरोजगार की अगर परिभाषा क्या है, तो बेरोजगार व्यक्ति वही कहलाएगा जिसको क्या है, काम की जरूरत हो और काम ना मिल रहा हो। ऐसा व्यक्ति नहीं कि कोई काम ही नहीं करना चाहता तो उसको हम बेरोजगार नहीं कहेंगे, ठीक है। बेरोजगार की ये परिभाषा होती है कि कोई व्यक्ति क्या व्यक्ति अपना मतलब स्वयं के द्वारा इच्छुक हो काम करने को, पर उसको काम ना मिले, उसे कहेंगे बेरोजगारी है। आगे देखते हैं, बेरोजगार व्यक्ति। आगे देखते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है, यानी एमएसपी क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में विचार करना है, एमएसपी के बारे में। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती, ठीक है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो गया। जो न्यूनतम, ये कहना चाह रहा है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है ना आर्थिक मामलों को, ये जो मंत्रिमंडल होता है उसके द्वारा क्या होता है, जो प्रस्तावित किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाता है, बिल्कुल सही, ये भी सही है। यानी हमारा जो आंसर बन जाएगा इसका बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ए और बी दोनों क्या हैं, सही है। तो ठीक है गाइज, हमने 50 सवाल अपने पढ़ दिए हैं एमसीक्यू के। तो कुछ इंपॉर्टेंट ऑनलाइनर टाइप के देख लेते हैं हम, जिसमें प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक हैं, ठीक है। तो योग, योग पतंजलि। न्याय, जो न्याय है वो क्या है, गौतम। सांख्य, सांख्य के हैं कपिल, ठीक है। और चार्वक, चार्वक के हैं चार्वक। वैशिष्टिक, उसके हैं कणाद। पूर्व मीमांसा, उसके हैं जैमिनी। उत्तर मीमांसा, उसके हैं बादरायण, बादरायण। विभिन्न संप्रदाय एवं उनके संस्थापक, आजीवक, ये कई बार बनाए कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है, ठीक है। मखलीपुत्र गौशाला, गौसाल। अनिश्चयवादी, संजय वैठलीपुत्र। भौतिकवादी, पुकुद कच्चायन। घोर अक्रियवादी, पूर्ण कश्यप। तो ठीक है गाइस, अपनी वीडियो में यहीं पे समाप्त करता हूँ, जिसमें हमने 50 एमसीक्यू पढ़े थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी, और पेपर से पहले आप इसको एक बार लगा के जाइएगा, निश्चित ही आपको इससे मदद मिलेगी। बहुत से ऐसे सवाल बनेंगे इसमें से जो सीधे पेपर में आएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इसमें अगर आप मेरे जो हैंड रिटन नोट्स उनको पढ़ते हुए चल रहे होंगे तो निश्चित ही आपको उनसे मदद मिल रही होगी और आपको एमसीक्यू लगाने में आसानी हो रही होगी। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।